Hello, hello. Good morning, everyone. Good morning, everyone. So great to see everyone after a long time. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप मुझे कैमरा पे एक थम्स अप दे सकते हैं? जी सुन पा रहे हैं आपको। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू माही जी, Very थैंक यू good. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट टू सी एवरीवन, ग्रेट टू सी एवरीवन। मेरी यहाँ सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है हमारा, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। काफी लोग इस बार न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितेंद्र जी, थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए। वेलकम वेलकम। मुलाकात हो रही है आपसे। थैंक यू सर्वेश, थैंक यू समीश सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and thank you for switching on your camera. Thank you Abhimanyu Yadav ji, thank you so much for switching on your camera. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाकी सबसे भी, कीर्ति रोहिला जी, महेश्वरी जी, माही जी, हरिराम जी, सब कैमरा ऑन करें। ठीक है। सो आज का वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं चाहूँगा कि सब एक नो डिस्टरबेंस जोन में रहे एंड हम इस सो दैट हम इस वेबिनार का पूरा अच्छे से फायदा उठा पाए। एंड हमें काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है आज, जिससे हम अपनी जो जर्नी है उसको बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो मैं एक बार जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को भी और मेड लामा को भी, सो दैट जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम एक बार अपने बारे में बता दें। सो मेड लामा एक इनिशिएटिव है हमारे द्वारा, नारंग बायोटेक द्वारा। सो नारंग बायोटेक एक 50 साल पुरानी हमारी फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, जहाँ पे हम कैंसर पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करके। एंड क्वालिटी और सर्विस जो है वो हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी होती है एंड हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम कि अपने पेशेंट्स को वैल्यू ऐड कर पाए। एंड लास्ट 10 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो काफ़ी टाइम से हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, बट तब भी ऐसा लग रहा था कि कुछ लैक कर रहे हैं हम, फुलफिलमेंट नहीं फील हो पा रहा था। एंड जिसकी वजह से हमने मेड ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य सेम ही है कि हम कैसे पेशेंट्स को होलिस्टिक मेडिसिन के अराउंड इंफॉर्मेशन अवेयरनेस दे पाए एंड कैसे हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर पाए। तो यहाँ पर अभी तक हमने 11 ऐसे सेशंस करे हैं एंड आज हमारा 12th सेशन होने वाला है। वी हैव हैड डिफरेंट एक्सपर्ट्स विद अस अराउंड होलिस्टिक। हम होलिस्टिक वेलनेस में हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? हम इंक्लूड कर रहे हैं इमोशनल वेलनेस, हम इंक्लूड कर रहे हैं मेंटल वेलनेस, हम इंक्लूड कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वेलनेस, हम इंक्लूड कर रहे हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। तो इन चारों टॉपिक्स के अराउंड हमने काफ़ी वेबिनार्स कंडक्ट करे हैं एंड काफ़ी लोग हमारे साथ जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ का इस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है एंड काफ़ी हमारे को फीडबैक भी मिला है कि इसका फायदा हो रहा है पेशेंट्स को एंड केयर गिवर्स को, जिसकी वजह से हम भी मोटिवेटेड है और हम भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ बार बार आपके साथ आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पूनम जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू महेश्वरी जी, थैंक यू संध्या जी फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरीवन। बट
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करें। तन्वी दीवानी जी, माही जी, कीर्ति रोयला जी, आप सबसे, नीता ओझा जी, थैंक यू सो मच आप कैमरा ऑन करने के लिए, एंड वेलकम वेलकम। तन्वी जी, थैंक यू सो मच कैमरा ऑन करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो लास्ट वीकेंड हमने, थैंक यू सीपी जी, थैंक यू डॉक्टर बेला, थैंक यू सो मच, थैंक यू कीर्ति जी फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा, थैंक यू सो मच। तो लास्ट वीकेंड हम, बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज एवरीवन वाज ऑक्यूपाइड, तो हमने लास्ट वीकेंड अपना वेबिनार नहीं करा था। तो इसीलिए हमने इस वीक पे शिफ्ट किया। एंड जनरली हमारी जिस वीकेंड पे हम वेबिनार नहीं करते, हम कम्युनिटी कॉल करते हैं। तो आई थिंक वो कम्युनिटी कॉल अब हम अगले वीकेंड में अपना करेंगे। तो so bus ab I think everybody has joined in and we should take this webinar forward. तो आज का वेबिनार, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेम सेल रीजनरेशन के ऊपर हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एंड देन मेडिटेशन के अराउंड भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, स्पिरिचुअल वेलनेस के अराउंड हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आज Sanjay, Dr. S. Ranjan ji has been very kind enough to give us this 1 hour, and उनका समय मिलना मुश्किल है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि वो आज हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जुड़े हैं, तो इस 1 घंटे का पूरा फायदा उठाएंगे हम सारे। एंड जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसको भी हम एड्रेस करेंगे, बट वेबिनार के एंड में। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप या तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या अपने पास कहीं लिख सकते हैं, सो दैट हम उसको वेबिनार के एंड में एड्रेस करें। एंड मैं डॉक्टर एस रंजन जी को वेलकम करना चाहूंगा इस वेबिनार में, एंड आई विल लाइक टू थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर एंड गिव शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन जो आप करने वाले हैं विद आवर कम्युनिटी मेंबर्स। So Dr. S. Ranjan ji is a medical practitioner. He's a medical physician, and he is a holistic wellness coach. He helps cancer patients deal with their journey around with respect to the holistic wellness therapies, and he is an acupuncturist. He has a YouTube channel, so he has a lot of things which he is doing for the patients and for the society. So, Dr. S. Ranjan ji, thank you for whatever you are doing for the society, and I will like you to take this webinar forward, sir. Thank you, Anuj. Thank you for inviting me here. हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने कैंसर के बहुत सारे मिथ टूटेंगे, है ना। मैं कैंसर पेशेंट्स पे लंबे समय से काम कर रहा हूं एंड आई हैव गुड हीलिंग टेस्टिमोनियल। उसके बारे में यहाँ पे जब ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कैंसर के रिवर्सल को, क्या हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। तो कैंसर को रिवर्स करने से पहले हमें समझना होगा कि कैंसर क्या है। अगर आपको कहीं जाना हो, क्या है ना, कोई आपकी मंजिल है, कुछ आप पाना चाहते हैं, तो जब तक आपको रास्ता पता नहीं हो तो आप वो कैसे करेंगे ठीक से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत सारे लोगों ने तो मैं किन्हीं से भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाहूंगा कि आप कैंसर से क्या समझते हैं, कब बोलते हैं किसी किसी बीमारी को कैंसर कब बोलते हैं। कोई अगर बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं और फिर उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एनीवन, कब कहते हैं कि ये बीमारी कैंसर है? नो वन, प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए, अनुज जी ने बोला कि आप कैमरा ऑन करके बैठें ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा हो, है ना। आप इस वेबिनार से बेस्ट नॉलेज लेकर जाएं, और अगर आपने ये नॉलेज ठीक से लिया तो ये आपको रिकवरी में बहुत हेल्प कर देगा। यस, जितेंद्र जी। सर, जब हमारी बॉडी ज्यादा मल्टीप्लाई सेल बनाने लग जाती है बहुत तो हम बढ़िया, समझते हैं कि कैंसर है हमें। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया कि जब हमारे सेल्स के मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, एबनॉर्मल
मल्टीप्लिकेशन, तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? कैंसर होता क्यों है, क्या कारण होते हैं कैंसर के? ये तो ये भी थोड़ा डिफरेंट बताइए। कारण हो सकते हैं सर। हाँ हाँ, बताइए, जो जो आपको बहुत लगता है वो से कारण बताइए। हो सकते हैं। मेरे ठीक को है, तो बहुत सारे। हेपेटाइटिस बी था सर। जी। तो उसकी वजह से लीवर में मतलब सोरेसिस हो गया, और उससे लीवर में गांठ हो गई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मेरा कि क्या कारण कारण, मे, तो आपको क्या लगता है क्या मेरा कारण कारण तो होगा? ये लगा सर। मेरे को तो यही कारण लगा मेरा तो सर। क्या क्या कारण लगा, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। हेपेटाइटिस बी था सर मेरे को। तो हेपेटाइटिस बी तो एक बीमारी हुई। चलिए, हाँ और कोई सर, तो अगर। उससे लीवर में मेरे को लीवर में सोरेसिस हो गया, और लीवर में गांठ बन गई। पिछले 2006 से है मेरे को। नहीं, ठीक है, ये तो एक बीमारी, आप एक बीमारी का नाम बोल रहे हैं कि हाँ, हेपेटाइटिस बी बीमारी पहले हुई, फिर आपको लिवर सिरोसिस बीमारी हुई, फिर कैंसर हुआ। हाँ तो सर। ये वो हुआ क्यों? बात ये है कि कारण क्या होता है कैंसर का। जब हम कारण समझेंगे तभी निवारण हो पाएगा। अगर हम कारण नहीं समझेंगे तो जो भी हम करेंगे वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कोई और भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। व्हाट इज सर द कॉज ऑफ मेरे कैंसर? सर मेरे ख्याल से कैंसर में बहुत लंबे समय तक जब हम कोई भी इमोशन दबा के रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो लंबे समय तक तो वो फिर कैंसर का कारण बन सकता है। वन ऑफ द यस, रीजन। यस। एक, तो बहुत सारे। तो इसी कंसेप्ट पे डेवलप हुआ है साइको ऑन्कोलॉजी का फील्ड, जहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट, इमोशन ऑफ पेशेंट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स को स्टडी की जा रही है ना। हमारे माइंड का रोल है। जब तक हम अपने माइंड को हील नहीं करेंगे तब तक कंप्लीट हीलिंग मुश्किल है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की स्टडी है 2023 की, है ना, कि जो हमारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, हमारी लाइफ में जो इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारी डिजीज बनती है। तो माइंड के रोल को समझते हुए जो यहाँ पर मैं रिमिशन एक साइंटिफिक वर्ड है, इजी वर्ड है, रिवर्सल, दोनों मोर और लेस सेम ही है। बस रिमिशन में है कि अभी वो हमारी बॉडी में उसके वो एबनॉर्मल ग्रोथ अभी उस रेट में नहीं हो रहा है। तो क्लिनिकली इट्स देयर इज नो कैंसर, लेकिन हाँ, कैंसर के केस में हमें लॉन्ग टर्म सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। कंप्लीट क्योर के लिए हमें 5 ईयर फॉलोअप या उससे भी ज्यादा करना करना होता है। तो यहाँ पे जब हम माइंड के रोल को पहचान रहे हैं, माइंड के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में कर्मा का रोल भी आता है। तो इन सभी चीजों को समझते हुए जब हमें कैंसर रिवर्सल करना है तो इसको 5 स्टेप में मैं डिवाइड करता हूं कि हमें इन 5 स्टेप्स को समझना चाहिए। और इन 5 स्टेप्स को समझते हुए अगर हम अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा माइंड हील हो जाएगा, जो हमारे इमोशनल ट्रॉमा है उनसे हम बाहर आ जाएंगे, और तभी हम कैंसर से बाहर आ पाएंगे। तो ये हमारे ब्रेन के 4 ब्रेन वेव से ये जुड़ा हुआ है कि हमारे शरीर में जो अलग अलग ब्रेन में 4 ब्रेन वेव होते हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, है ना। तो अल्फा स्टेट में क्या होता है, हम रिलैक्स होते हैं। तो हमें जब हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट करना है कैंसर का, तो हमें रिलैक्सेशन का आर्ट हमें सीखना चाहिए। जब हम रिलैक्सेशन का आर्ट सीखेंगे तब हमारी हीलिंग जो है वो प्रॉपर होना शुरू होगा। जो पॉपुलर बुक है, आप कैंसर मेलेडी, एम्परर ऑफ मेलेडीज, है ना, उसमें सिद्धार्थ मुखर्जी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि एवरी पेशेंट नीड टू बी एजुकेटेड, दे हैव टू इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट पार्ट। जब आप समझेंगे तब आप एक्टिव, जब आप रोल लेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या करना चाहिए,
तब जाकर आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। जहां पे ये माइंडसेट होती है कि डॉक्टर सब कुछ कर देगा, डॉक्टर मेडिसिन दे देगा और हम हील हो जाएंगे, इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। तभी बहुत रिकरेंस इज वेरी कॉमन, है ना। डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट रिकरेंस होते हैं। जब हम फंडामेंटल कॉज जो कि माइंड है, जो कि हमारे लाइफ के एडवर्स रिएक्शन है, ACE, एडवर्स एक्सपीरियंस इन द लाइफ, इस पे भी बहुत स्टडीज हुई हैं। जो यहाँ पर साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले हैं वो ACE, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे तो उसका रोल हमारे मेंटल हेल्थ पे वो पता चलेगा। देखिए ये काफी डेवलपिंग फील्ड है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस पे बहुत मल्टीपल रिसर्च अवेलेबल नहीं है, लेकिन अर्ली रिसर्च अवेलेबल है जो इन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अल्फा रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाता हूं, जिसका नाम है वैगस ब्रीदिंग, है ना। वैगस ब्रीदिंग या इसको अल्फा ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम नाक से गहरी सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। तो सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे, जिन्होंने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा, है ना। जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे, है ना। हमें अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाना सीखना है। इस अल्फा के अलावा जो यहाँ पे नहीं लिखा है, जो एक होता है बीटा, जो हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस की सिचुएशन होती हैं, जो इमोशनल ट्रॉमा की सिचुएशन होती हैं, वो बीटा में होती है। 14 to 30 हर्ट्ज नंबर जानना एज ए पेशेंट आपके लिए जो ही नहीं है, जो यहाँ पे डॉक्टर हो उनके उनके लिए शायद काम आएगा। अल्फा इज 7 to 14 हर्ट्ज, 8 to 14 हर्ट्ज। तो इस अल्फा रिलैक्सेशन को लाने के लिए हम वैगस ब्रीदिंग करेंगे। वैगस ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो। आपको सीधे होके बैठना है, नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेनी है और मुंह से श्वास इस तरह से छोड़नी है जैसे आप एक मोमबत्ती को, कैंडल को आपको बुझाना हो। तो जब इसमें एक्सलेशन पार्ट इज लॉन्गर देन इनहेलेशन, जब हम सांस लंबा छोड़ते हैं जितना देर हम सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में वैगस नर्व को एक्टिवेट करता है। और इस वैगस नर्व को एक्टिवेट करने से हमारे पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लग जाते हैं और हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो होती है, ब्रेन वेव स्लो हो जाते हैं और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना जो है, ये हीलिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो चलिए हम सभी करते हैं। यहाँ तक आप आए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाभ लेकर जाइए, है ना। सीधे होकर बैठे, आराम से दोनों हथेलियों को अपने पैरों पर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ हों और नाक से गहरी सांस लेनी है आराम से। और मुंह से श्वास छोड़नी है जैसे आप एक मोमबत्ती को बुझा रहे हो। हमें कोई काउंटिंग नहीं करना है, कुछ जगहों पर काउंटिंग बताई जाती है, बस यहां पर है कि स्लो एक्सलेशन, आपको सांसें धीरे धीरे छोड़नी है। आंखें बंद रखें और हम इसे 5 to 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांसें छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद करके करना है बिंदु जी, सभी लोग आंखें बंद रख के करें। तभी आप, अगर आंखें हमारी खुली रहती है तो हमारा ब्रेन अल्फा में जाना मुश्किल है।
Inhale through nose and exhale through mouth. Five to 7 times we have to do. जब आपके हो जाए अपनी आंखें बंद ही रखें. Now we will do some another process called PMR. Keep your eyes closed. Feel your neck. अपने कंधों को फील करें. अपने दोनों बाजुओं को, आर्म्स को फील करें. Relax, relax, relax. Give command to self. Just stay in this state for 2 minutes. Last 1 minute. Keep your eyes closed. धीरे धीरे अब हम बाहर आएंगे. Slowly
gently move your fingers, move your wrist, and put your palm on your eyes. अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख ले। आंखों को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए, slowly you can open your eyes. So I hope you like this alpha relaxation. आप में से जिन लोगों ने यह पहली बार किया है, उनमें से कोई फीडबैक देना चाहेंगे? कैसा लगा? ये आप अपने हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अच्छा, आप खुद से भी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन जिन्होंने पहली बार किया है? नॉट अच्छा, जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी सर, ये रुचि मैडम है मेरे साथ सामने। हाँ, कैसा जिनके लगा पास आपको? में अब आई ये वेगस ब्रीदिंग कैसा लगा? अच्छा लगा, हम्म, फील हुआ, तो रिलैक्स हो गई बॉडी। बहुत बढ़िया। तो ये है वेगस ब्रीदिंग का प्रभाव, अल्फा रिलैक्सेशन। जी यहां से जर्नी शुरू होती है ना? जी कुछ लोग इसे ही मेडिटेशन बोल देते हैं। दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन, है ना? आप में से जिस फैमिली में किसी ने एमबीबीएस अगर किया हो या एमबीबीएस में एडमिशन लिया हो, है ना, तो एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर से ही कुछ लोग डॉक्टर साहब बोल देते हैं, है ना? लेकिन क्या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, क्या कोई डॉक्टर वाला कोई काम कर सकता है? मोस्टली नहीं कर सकता, अनलेस अनटिल वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और मतलब अलर्ट हो, एक्टिव हो, है ना? तो एक इन जनरल बात कह देना एक अलग बात है, और समझकर जब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में हम प्रॉपर आते हैं, तो अल्फा इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन। अभी हमने मेडिटेशन नहीं किया, अभी हमने जस्ट रिलैक्सेशन का पार्ट किया। तो पहले फर्स्ट स्टेज में तो हमें अल्फा को ही बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना? दिन में आप 5 बार तो कम से कम, ज्यादा भी कर सकते हैं, इस अल्फा को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे इस काबिल बन पाएंगे कि जब आप थीटा का प्रोसेस करें, डेल्टा मेडिटेशन में जाएं, गामा मेडिटेशन में जाएं, तो आप प्रॉपरली जा पाएंगे ना। एक दिन में मैं थीटा, डेल्टा, गामा सभी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस इज ए लॉन्ग बिग प्रोसेस। मैं कोशिश करूंगा कि जितना समय हमारे पास अगले आधे घंटे, उसमें मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूं। आपको अलर्ट रहना है ना, और जब कुछ हो तो रिस्पॉन्ड करना है ना। तो अल्फा रिलैक्सेशन करते हुए 7 to 13 हर्ट्ज का ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, और फिर उसके नीचे होता है थीटा 4 to 7। जब हम रात में सपने देखते हैं, वो थीटा की अवस्था होती है। तो जब हम अल्फा के साथ हम रेगुलर हैं, और फिर जब हम थीटा मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो मेडिटेशन के दौरान हमें अलग अलग विजन आते हैं, अलग अलग चीजें पॉपअप होती हैं जो हमारे ट्रॉमा इश्यूज रहे हैं, है ना। रोल ऑफ माइंड हमने समझ रहे हैं, है ना। अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा के अलावा एक और हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, रेडिकल रिमिशन मल्टी मोडल इंटरवेंशन।
एक कैंसर रिसर्चर हुई जिन्होंने ऐसे कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च किया जो होलिस्टिकली जिन्होंने अपने आप को हील किया था। तो इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कैंसर रिमिशन। 1500 से अधिक केसेस ऐसे हैं और उनको स्टडी करते हुए उन्होंने कुछ फैक्टर बताए कि जिसको प्रैक्टिस करने से कैंसर रिमिशन हो जाता है। तो उन फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से, उससे हमें डीप करना चाहिए। हमारी जो नींद है हमें उसे गहरा बनाना चाहिए। आप रात में सो रहे हैं, सिर्फ सोना पर्याप्त नहीं है, आप कितनी गहरी नींद सो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हीलिंग में। तो अगर आप अल्फा, थीटा, डेल्टा अगर आप सीख लेते हैं ना, चलिए अल्फा तो आज आपने सीख लिया है, तो एटलीस्ट अल्फा ही करके अगर आप नींद में जाएंगे तो आपकी नींद जो है वो गहरी होगी। अगर आपने थीटा भी सीख लिया है, डेल्टा भी सीख लिया है, मैं अभी प्रैक्टिकल उसका भी कराऊंगा। जो सेशन का एंड होगा वो डेल्टा के एक्सपीरियंस के साथ होगा। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट देने की। रेडिकल रिमिशन, मल्टी मॉडल इंटरवेंशन में और दूसरे फैक्टर्स हो जाते हैं कि हमारे जो लाइफ में पेनफुल इमोशनल एक्सपीरियंस हैं उनसे हमको फ्री होना है, डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स अभी तक जो पॉपुलर है वो फिजिकल डिटॉक्स के रूप में पॉपुलर है। अगर हम फास्टिंग करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, दैट इज वेरी गुड। जो लोग कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। फास्टिंग से हमारी बॉडी में ऑटोफाजी होती है और ये हीलिंग में बहुत हेल्प करता है ना। तो इस पे भी बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। लेकिन वो फिजिकल डिटॉक्स के साथ साथ हमें इमोशनल डिटॉक्स सीखना चाहिए, जिसके लिए मैं ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क और ईएफटी, मेरिडियन ईएफटी करवाता हूं, है ना। जब हमने अपने भीतर से इमोशन को, अनहेल्दी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को खाली किया है तो खाली जगह में हमें पॉजिटिव इमोशंस को भरना है। तो नरिशिंग विद द पॉजिटिव इमोशंस हर एक कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो उन्हें खुशी देता है ना। अपनी हॉबीज में आप अपना समय दें, है ना। जो भी चीज आपको खुशी देती है उसको आप अधिक से अधिक करें। और यहाँ पर फैमिली का रोल भी बहुत आ जाता है ना। फॉर हीलिंग कैंसर पॉजिटिव फैमिली का इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। पूरे फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अगर किसी पेशेंट की फैमिली में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, है ना, पेशेंट के किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो बहुत मुश्किल है उस पेशेंट का पूरी तरह से ठीक होना, है ना। फैमिली कोऑपरेशन, फैमिली सपोर्ट इज वेरी मच नीडेड टू इंश्योर द जॉयफुल इन्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ पेशेंट, इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होम, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है ना। तो इसलिए मैं कैंसर पेशेंट्स को कोचिंग देता हूं और उसमें कैंसर पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेंबर का भी जुड़ना जरूरी होता है ना। तय करना बहुत आवश्यक है। हम प्रॉपर स्पिरिचुअल कंसेप्ट, जैसे अगर किसी, ये मणिपुर चक्र हमारे किसी के पास होता है, सोलर प्लेक्सस, उसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर लंग कैंसर है तो हार्ट चक्रा का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे एनाटॉमी वाइज एंड फिजियोलॉजी वाइज हम चक्रा को एसोसिएट करते, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस चक्रा को हील करने के लिए पेशेंट को ही सिखाया जाता है कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है। देयर आर सम डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग मेथड्स, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, लेकिन मैं उसका एक्टिवली यूज नहीं करता हूं। ऐसे वो भी कुछ हद तक तो काम करती है, क्योंकि हमें इमोशनल डिटॉक्स करना है। तो अगर पेशेंट खुद से करने की कोशिश करे तो जब वो
खुद से जब एफर्ट लगाता है तो उसके अलग अलग इमोशन पे डिस्कशन होता है कि हाँ कौन से इमोशन या कौन सा इशू उसको क्वालिटी मेडिटेशन, जिसको मैं डेल्टा मेडिटेशन कहता हूँ, डेल्टा मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने में बाधक बन रहा है। तो वो डिस्कशन होता है, तब फिर हम उस पे फिर मेरिडियन जीएफटी के माध्यम से उस इमोशन को बाहर निकाल पाते हैं, इमोशनल डिटॉक्स हो पाता है ना। चक्रा हीलिंग में एक और दूसरा हम पावरफुल मेथड हम यूज कर सकते हैं, फ्लावर हीलिंग, है ना। देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट चक्रास, लाइक रोज फ्लावर इज एसोसिएटेड विद द हार्ट चक्रा। तो अगर हम गुलाब के फूल के पास के पौधे के पास, जब वो पौधों पर फूल लगा हो, फूल को तोड़ना नहीं है, अगर फूल टूटा तो फिर उसकी लाइफ खत्म है, फिर वो डेड डेड फ्लावर है, मतलब उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है। व्हेन फ्लावर इज ऑन द प्लांट, फिर हम उसके पास बैठ के अगर हम 20 मिनट्स 30 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं तो वह भी हमें चक्रा हीलिंग में हेल्प करता है। देयर आर वेरियस मेथड्स, फ्लावर मेथड को मैं यूज करता हूँ, म्यूजिक हीलिंग भी हम चक्रा हीलिंग के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट एक्सरसाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना पेशेंट कंफर्टेबली चल पाए उसको चलना चाहिए। तब जब एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगी तभी आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और वो आपकी हीलिंग में हेल्प करता है। मूवमेंट करने से आपका इमोशन, आपके माइंड भी चेंज होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है, उस पार्क में आप जा रहे हैं, है ना, तो आप 2-4 लोगों से आपका थोड़ा बहुत बातचीत होगा, मिलना होगा, है ना, तो ये हैप्पी मूड के लिए, हैप्पी इमोशंस के लिए बहुत लाभदायी होता है। डाइट में हमें होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट का कंसेप्ट समझना चाहिए कि प्लांट डाइट इज मस्ट फॉर द हीलिंग प्रोसेस। काइंडली कीप योरसेल्फ इन म्यूट। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, होल सीरियल, है ना, जो प्रोसेस्ड फूड है ना, उनमें वैसी क्वालिटी नहीं है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा है ना। लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये बात बहुत क्लियर कट आ चुकी है, और साथ ही साथ उसमें फाइबर, क्योंकि फाइबर जो है हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम को सपोर्ट करता है ना, तो फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। और स्पिरिचुअली यह सात्विक जितना हो ना, सात्विक का कंसेप्ट जो है ये आयुर्वेदा से आ रहा है, जितना सात्विक भोजन हो वो हमें उतना ज्यादा हेल्प करता है। तो हम इसमें जो मेरिडियन ईएफटी है, मैं उस पार्ट को थोड़ा सा थोड़ा टच कर लेता हूँ, तो वो आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाएगा, प्रैक्टिकल टूल हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे हिंदी में और इंग्लिश में बहुत अच्छी बुक है एक, यू कैन हील योर लाइफ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके ऑथर ने अपने कैंसर को हील किया था नेचुरल तरीके से। तो अब देयर आर डिफरेंट इमोशंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। इस बुक में तो काफी एक्सटेंसिव लिस्ट है। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑथर हैं, लेकिन सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो इस बुक में आती है, सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, इन्ना सेगल, वो भी एक अच्छी किताब है इस कंसेप्ट के ऊपर। इनफैक्ट मैं एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ, एक्यूप्रेशर पे मैंने कई साल काम किया है, तो यहाँ पे तो और भी एक्सटेंसिव हम जब काम करते ही हैं। अगर किसी को एंगर इशू है तो उसके लीवर का वीक होना कॉमन फीचर होता है। जिनको हार्ट का है, हार्ट जो है वो जॉय इमोशन से जुड़ा होता है। स्टमक कैंसर किसी को है तो उसके लाइफ में एंजाइटी जरूर होगी। एंजाइटी जिनको है उनके स्टमक जो है उनका वो वीक हो रहा है ना। तो जब कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको भूख कम लग रही होती है, तो वहां पे हम है कि वहां पे अगर हम एंजाइटी के लिए EFT करते हैं तो उस पेशेंट को काफी हेल्प होता है ना। लंग कैंसर के मामले में जो है, जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो पुरानी बातों को ज्यादा सोचता है। जो घटना बीत चुकी है उसके लिए अफसोस रखना, उसके लिए पश्चाताप रखना, वो एक बड़ा फैक्टर होता है जो लंग को जिसने बीमार किया है। तो अगर हम अपने इमोशन को पहचान लेते हैं तो हमें उस पर काम करना इजी होता है।
जब हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री जब लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग ना, पुरानी उसके लाइफ में क्या क्या हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वो बातचीत करते हुए भी समझ में आ जाता है कि उसके लाइफ में ट्रबल क्या रहे हैं, ट्रॉमा क्या रहे हैं, किस बात ने उस व्यक्ति को परेशान किया है ना, किस रिश्ते में तकलीफ हुई है और क्या तकलीफ हुई है। तो उससे भी हमें इमोशन का पता चल जाता है। तो जब हमने इमोशन को आइडेंटिफाई कर लिया, तब हम इसको मेरिडियन ईएफटी के मामले के माध्यम से हम इसको हील करते हैं। मेरिडियन ईएफटी क्या है? हमारे शरीर में अलग अलग नाड़ियां हैं ना, उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। तो जब जब लॉन्गर सेशन हो तो मैं ज्यादा डिटेल में जा पाऊंगा। बस मैं अभी एक मेरिडियन, जीवी मेरिडियन के बारे में बताता हूं, क्योंकि उसको ऑनलाइन में बताना इजी है और वो पावरफुल भी है। हमारा थर्ड आई, सभी को थर्ड आई पता होगा, है ना। यहाँ पे अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो मैं उनको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ। कोई वॉलंटियर करने में कंफर्टेबल है कि उनके इमोशनल इशू को टैप किया जाए, हील किया जाए? अगर कोई करना चाहते हैं तो हैंड रेज करके आगे आए। एनी कैंसर पेशेंट हियर हु वांट टू हील देयर कैंसर टोटली? तो एक हम उनको एग्जांपल डायरेक्ट डेमो दे सकते हैं। जितेंद्र सैनी जी, आइए आगे। आपके लाइफ में ये बताइए कि कौन से बातों ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है? किस आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पेन या कोई तकलीफ तो रही होगी, है ना? ऐसी तो कोई नहीं सर, मैं अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करता हूँ। अभी एंजॉय करते हैं। आपको हेपेटाइटिस कब पहले हुआ था? मेरे को एपिटाइट 2006 में हुआ था सर। हाँ, 2006 में। आप अभी वैगस ब्रीदिंग अभी हमने सीखा है, इसको आप 3 बार कीजिए आंख बंद करके। काइंडली क्लोज योर आईज और 3 बार इस करें। अपनी आंखें बंद ही रखेंगे, मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। अपनी 2005 उस लाइफ में जाइए, उस टाइम में जाएं और याद करें आपको कब कभी गुस्सा आया है या कभी किसी बात से आप इरिटेट हुए हैं। उस टाइम तो होता था सर। हाँ, आंखें बंद रखते ही जवाब दीजिए। फिर से 3 बार वैगस ब्रीथ कीजिए। सांस, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। जब हम रिलैक्स रहेंगे तब हमें बात अच्छे से याद आएगी। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अपने जीवन को याद करें, कब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया है। अपने उस इंसिडेंट्स को याद करें जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया या गुस्सा सबसे ज्यादा दिन तक रहा। पहले तो आता ही था सर, गुस्सा काफी था मेरे अंदर, बहुत किसी भी अच्छी। बात पे आ जाता था। सबसे ज्यादा किस बात से आता था? मैं लोगों के लिए अच्छा करता था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करते तो मेरे को लगता कि भाई अच्छा नहीं कर रहे ये लोग। ठीक है, आंखें बंदी रखें, फिर से 2 बार करें वैगस ब्रीदिंग। सांस लें गहरी, मुंह से सांस छोड़ें। अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को पहचाने जिसपे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। अगर आप उस व्यक्ति का नाम बोलने में कंफर्टेबल है तो नाम बोल दीजिए, नहीं तो अपने मन में आपको, अगर व्यक्ति को आपने पहचान लिया, यस सर। हाँ, उस व्यक्ति को क्या आप पूरी तरह माफ कर सकते हैं? सर कर दिया, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, जी। तो उसमें सबसे पहले यही करवाते हैं बेसिक कोर्स में हम्म, कि आप जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं या परेशान होते हैं उसको माफ कर दो।
बहुत बढ़िया। अगर वो व्यक्ति आज आपसे हेल्प मांगने आए, उसको ब्लड की जरूरत है और आप इतने हेल्दी हैं कि आप ब्लड दे सकते हैं, तो क्या आज आप एग्जाम्पल के लिए अगर ब्लड ब्लड देने की जरूरत हो तो क्या आप अपना ब्लड उस पेशेंट को दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, अब तो आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे, आपके बचपन में जाएंगे। इसको कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। समय अभी थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर से 3 बार सांसें लीजिए, मुंह से सांसें छोड़िए, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। आंखें बंदी रखकर अपने बचपन में जाएं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उस समय कोई इंसिडेंट्स याद करें जब आपके माता पिता या परिवार में कोई बड़ा गुस्सा हुआ था। मेरे फादर ने पिटाई की थी मेरी। किस बात पे पिटाई करी थी? अगर आप कंफर्टेबल हैं बोलने में तो बताइए ना, नहीं तो हम बिना बात किए भी चल सकते हैं, लेकिन अगर बोल देंगे तो आप हील हो जाएंगे। मैंने उनकी जेब में से पैसे निकाल लिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो होता है ना। मैंने भी बचपन में कॉमिक्स पढ़ने के लिए पैसे, घर से पैसे गायब किए थे, है ना, लेकिन बस मेरे मेरे पैसे पकड़े नहीं गए तो मैं बच गया, है ना। तो होता है कुछ परिवारों में, है ना, जब आज़ादी नहीं हो मिलती बच्चे को अपने अपने शौक पूरे करने के लिए, तो इट्स ओके। क्या आपको अपने पिता पे गुस्सा है? नहीं, नहीं। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है हमारे लिए। ठीक है। क्या आपके पिता को आप पे गुस्सा रहा था? नहीं, उस दिन के बाद फिर नहीं रहा। नहीं रहा। बहुत प्यार करते थे मेरे। आपके भीतर जो गुस्सा है, इसका ओरिजिन क्या आपके फादर के गुस्से से है? क्या क्योंकि पिताजी गुस्सा करते थे इसलिए आपने भी गुस्सा करना सीख लिया? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा बहुत था। तो अध्यात्म में बोलते हैं हर एक मनुष्य के भीतर दिव्य आत्मा होती है ना, लेकिन हमारे भीतर ये गुस्से करने की आदत आ गई। तो ये आदत क्या परिवार में किसी से आई आई है? 3 बार सांस लें और इस प्रश्न पे कॉन्टेम्पलेट करें। इनहेल, एक्सहेल। मेरे भीतर परिवार में काफी लोग थे जो गुस्सा करते थे, तो किससे आई यूं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो क्या इसकी संभावना है कि आपके भीतर जो गुस्से करने की एक आदत आ गई, वो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आपने अपने परिवार से ले लिया, अपने बड़ों से? हो सकता है। हो सकता है, ठीक अब है। नहीं है, पहले था, अब तो बहुत साल से मैं गुस्सा नहीं करता। कोई गलती भी हो जाए तो भी नहीं करता किसी को। देखिए, अगर हमने एक पत्थर ऊपर आसमान में फेंका हो और हम भूल जाएं तो वो तो गिरेगा और हमें डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो यस। हमारे पास्ट एंगर भी हमें हमें ट्रबल दे रहे हैं, तो हमें उससे पूरी तरह से फ्री होना है। ठीक है सर। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अब मुझे देखिए, मैं आपको मेरिडियन ईएफटी का एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसमें कई सारे हैं। हमें अपने ऐसे थर्ड आई पे 5 अंगुल से जैसे बनाकर टैप करना है और टैप करते हुए हमें इसे पीछे जाना है। और जो हमने अभी कनेक्शन समझा है कि हो सकता है मेरे भीतर जो गुस्से करने की आदत थी या है, वो हो सकता है मेरे पेरेंट्स से, बड़ों से आया है। तो मैं उस कनेक्शन को
ब्रेक करता हूँ, मैं उस कनेक्शन को छोड़ता हूँ, अपनी गुस्से करने की आदत को, और गुस्से करने का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को तोड़ता हूँ। भले पेरेंट्स ने गुस्सा करने का उनका आदत रहा हो, मैं उस चीज को अपने जीवन में नहीं लूंगा, है ना। ये हमें समझ के उस कनेक्शन को तोड़ना है, छोड़ना है, तब हम उससे पूरी तरह से आजाद होते हैं। और जब हम पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे तो हमारी हीलिंग में प्रभाव पड़ेगा, है ना। चलिए इसे कीजिए। मैं अपने पुरानी आदत को पुरानी आदत को और आदत की जड़ को और आदत की जड़ को पूरी तरह से छोड़ता हूँ। पूरी तरह से छोड़ता हूँ। I release all the causative pattern I release all the cost of my anger. of my anger. I release all the cause I release all the cause of my anger. of my anger. इसे आप 10 बार आप रोज कर लिया करें, है ना, ठीक है। स्नान करते समय या कभी भी, है ना। तो जब हम अलग-अलग सब्जेक्ट से, अलग-अलग पेशेंट से बात करते हैं ना, तो आपके मामले में तो खैर थोड़ा अच्छा है कि आप बोल रहे हैं कि अब मेरा गुस्सा जो है वो बंद हो गया है, नहीं कम हो गया सर, है। मेरे को यही मतलब जब मेरा टेस्ट हुआ तो उनके टेस्ट में आया है कि हेपेटाइटिस बी नॉट डिटेक्टेड, और उसके बाद भी कैंसर हुआ। तो मेरे को अब लगता है कि इमोशनल जो ये था इस वजह से हो सकता हाँ, ये गुस्से करने की हमारी जो आदत रही, उसके कारण हमारा लीवर वीक हो गया। गुस्से करने से लीवर वीक होता है, तो लीवर की बीमारी, कोई बीमारी आ सकती है, आती है। और है। पहले दो आपने कारण हो गए, गुस्सा ही, बीमारी भी कारण हो गया और गुस्सा भी कारण हो गया, यस। तो तो ज्यादा अगर, वीक हो गया। हाँ, तो अगर हम इस इमोशनल कारण से अगर हम आजाद हो पाए तो आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। ठीक है सर। तो जो हम मैं काम करता हूँ, और नॉर्मली जो है ये सब ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, हीलिंग प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं मोस्टली यूजुअली मैं 6 महीने के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ। 6 महीने के लिए कोई पेशेंट मेरे से जुड़ता है, तो हम उसके इमोशनल हीलिंग पे काम करते हैं। मेरिडियन ईएफटी में हम इस तरह से टैप करते हुए, मतलब हमारे शरीर में अलग-अलग और भी मेरिडियन है, तो हम उस पे भी काम करते हैं। और एज पर द इमोशन, है ना, क्योंकि एंगर यहाँ पे इमोशन था, तो एंगर से फ्रीडम करने का मैंने एग्जांपल दिया। जब कोई दूसरा इमोशन होगा तो हम उससे फ्रीडम होने के लिए हम उस पर काम करेंगे। और एक और दूसरा पावरफुल प्रोसेस है ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क, जो शमानिज्म से आया है ना। इस पे भी एक रिसर्चर हुए, डॉक्टर स्टैन ग्रॉफ, एक साइकियाट्रिस्ट थे, और उन्होंने अपना लाइफ टाइम दिया इस बात को समझने में कि जो इमोशनल पेन है, इमोशनल ट्रॉमा है, इससे हम कैसे आजाद हो सकते हैं। तो और उन्होंने ये होलोट्रोपिक ब्रेथवर्क, ट्रांसेंडेंटल ब्रेथवर्क डेवलप किया। और भी कई सारे लोग हैं। तो ये भी एक पावरफुल प्रोसेस है। जब हम प्रॉपर काम करते हैं तो हम इस तरह पे जाते हैं। तो जब हम अपने इमोशनल ट्रॉमा से फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, तब जब हम मेडिटेशन में हम जाएं, तब हम थीटा स्टेट में प्रॉपर हम उतर पाते हैं और डेल्टा स्टेट में उतर पाते हैं। अगर हम अपने इमोशन को हील नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका मेडिटेशन डीप नहीं हो पाता, क्योंकि जो उनके भीतर अनहेल्दी इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, वो उनको अल्फा और थीटा ऊपर के स्टेट में ही रखता है। अगर आप मेडिटेशन में डेल्टा और गामा में जाते हैं तो आपकी हीलिंग जरूर होती है। डेल्टा में डीप हीलिंग होती है, और गामा में हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स एक्टिव होते हैं। स्टेम सेल्स क्या है, आप में से बहुतों को पता है। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी का कोई भी सेल बन सकता है ना, चाहे कोई भी कैंसर हो। अगर हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स के, हमारे हमारे शरीर में 10,000 से लेके 1 लाख सेल के ऊपर एक स्टेम सेल होता है ना। जब कभी हमारी चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो हीलिंग होती है उस समय भी थोड़ा स्टेम सेल्स का रोल होता है। अगर स्टेम सेल्स ज्यादा हैं तो हीलिंग जल्दी होगी। स्टेम सेल्स का हर हीलिंग में बहुत बड़ा रोल है ना। स्टेम सेल्स से बहुत रीजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर स्टेम सेल्स से बहुत काम हो रहे हैं।
इस स्टेम सेल्स को हम गामा फेज ऑफ मेडिटेशन, गामा स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाकर ये स्पॉन्टेनियसली ये एक्टिव होते हैं, है ना, अगर हम गामा में जाएं तो थीटा में जो भी हम अभी जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बचपन की बातों को याद कराया, ये थीटा हीलिंग के अंदर आ जाता है। हिप्नोथेरेपी जो है वो थीटा हीलिंग के अंदर आता है ना। हम ड्रीम वर्क भी करते हैं, लूसिड ड्रीमिंग एंड ड्रीम वर्क, वो भी थीटा फेज में होता है। हर एक के अंदर काफी विस्तार है, तो मैं बस आपको बस साइंस ही थोड़ा बता पा रहा हूँ। बाकी आपको जिनको जरूरत लगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डेल्टा स्टेट पे मैं अब थोड़ा बात करता हूँ कि हम डेल्टा मेडिटेशन, डेल्टा फेज ऑफ मेडिटेशन में हम कैसे जाते हैं। जो हमने अल्फा का प्रैक्टिस किया, अल्फा के बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, थीटा आता है। थीटा में स्पॉन्टेनियसली हमें विजन होते हैं, हमें कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जिनको हमें हील करना होता है ना। कोई अगर हमें कन्फ्लिक्ट याद आया तो उस रिश्तों को ठीक करना है। डेल्टा में हम रिलैक्स करते हैं और हमारे चक्रास में एनर्जी फ्लो होती है। तो वैगस ब्रीदिंग करते हुए 5 बार वैगस ब्रीदिंग करने के बाद हम अपने नेचुरल ब्रीदिंग पर और स्पेस बिटवीन ब्रेथ पर, यहाँ पे ना स्पेस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है ना। एक क्वांटम फिजिक्स में यह कंसेप्ट आता है कि हमारे शरीर में बहुत एम्प्टी स्पेस है। एटम के अंदर 99, हमारी बॉडी जो है एटम से बनी है ना। हर एक एटम में 99% एम्प्टी स्पेस होता है। तो एम्प्टी स्पेस, स्पेस बिटवीन ब्रेथ को जितना हम को मेडिटेशन में हम उसको पकड़ पाए, मतलब हम उस पर फोकस रख पाए, उतना डेल्टा में जाना इजी होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान देना है, और जब श्वास जब बाहर जाती है और अगली श्वास अभी आई नहीं, 2 सांसों के बीच का जो गैप है, योग की भाषा में इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है ना। अंतर कुंभक भी है लेकिन बाह्य कुंभक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ब्रेथ मूवमेंट पर और स्पेस बिटवीन ब्रेथ पर मेडिटेट करते हैं, और इससे हमारा ब्रेन जो है वो डेल्टा में चला जाता है। और जब डेल्टा की प्रैक्टिस हमारे लाइफ में अच्छे से प्रॉपर हो चुकी हो, लगभग 1 महीने या 2 हफ्ते, उसके बाद फिर हम गामा की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए हम हार्ट चक्रा पे काम करते हैं और फिर हम गामा में जाते हैं। आज मैं डेल्टा का प्रैक्टिकल आपको करवा देता हूँ, है ना। समय वैसे समाप्त होने पर आया है। क्या करना है अनुज जी, हम क्वेश्चन आंसर ले लें या डेल्टा का प्रैक्टिकल कर लें? प्रैक्टिकल, आई थिंक सर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए सभी दोस्तों, हम सीधे होकर बैठे और पहले हमें वैगस ब्रीदिंग से शुरुआत करना है। आराम से बैठिए। अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो स्पेक्स अपने थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। वैगस ब्रीदिंग में हमने हथेलियां छत की तरफ रखी थी रिलैक्स करने के लिए। अभी हम दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। जब हमें चक्रा पे काम करना होता है तो ये एनर्जी को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। दोनों हाथों को मिलाकर आराम से बैठिए। 5 बार हम वैगस ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल थ्रू नोज and exhale through mouth as you are blowing a candle. गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें, जैसे आप एक मोमबत्ती को बुझा रहे हो। ऐसा हमें 5 बार करना है। जब आपका 5 बार हो जाए, आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है। मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए
क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का एम्बियंस अच्छा होता है। तो मैं एक स्लो म्यूजिक प्ले करूंगा, लेकिन आपको अपना एक्टिव ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। नेचुरल सांसें जो हमारी बॉडी में आ रही है और स्पॉन्टेनियसली बाहर जा रही है। अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई, सांसों पर ध्यान दें। सांसों पर ध्यान, सांसों के अंतराल पर ध्यान, गैप बिटवीन। जब श्वास बाहर गई है, अगली श्वास अंदर नहीं आई है, दो सांसों के बीच के अंतराल को फील करें आराम से।
अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में और पीछे ले जाएं। दोनों कानों के बीच का स्पेस, थर्ड आई स्पेस, अपने आप के साथ प्रॉमिस करें, I shall practice this delta meditation every day. धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। अपनी आंखें बंद ही रखें। बिकम अवेयर ऑफ योर इन्वायरमेंट। आप कहाँ बैठे हैं?
आज आपने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। धीरे धीरे मेडिटेशन के बाद हम जितना धीरे धीरे बाहर आए उतना अच्छा होता है। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन। अपने माता पिता को और सर्वव्यापी दिव्य सत्ता को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें 10 सेकंड के लिए। जब हम डेल्टा मेडिटेशन में होते हैं तो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में बहुत ऊर्जा उतरती है। आपको अपनी हाथों में भी ऊर्जा की अनुभूति हो सकती है। अगर आपको अपनी हाथों में एनर्जी फील हो रही हो तो उसे अपनी आंखों में भेजें, अपने चेहरे में भेजें। आगे चल के हम सेल्फ एनर्जी हीलिंग सीख सकते हैं अगर हम एनर्जी को फील करने लग जाते हैं तो। अभी हम आंखों को चेहरे को सहलाते हुए आहिस्ते आहिस्ते मुस्कुराते हुए बाहर आ जाए। स्लोली जेंटली यू कैन ओपन योर आईज विद द स्माइल, विद द डिवाइन स्माइल, है ना। तो आई होप आप डेल्टा में गए। डेल्टा के बाद हम गामा में जाते हैं और गामा में हमारा स्टेम सेल एक्टिवेट होता है। आज गामा का प्रैक्टिस मैं नहीं करा पाया हूँ, है ना। कहने को बहुत कुछ है ना, लेकिन 1 घंटा कैंसर जैसे बड़े टॉपिक में बोलने के लिए 1 घंटा बहुत थोड़ा समय है ना। प्रॉपर एक्चुअली इसमें तो फुल डे का वर्कशॉप चाहिए और वो भी 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप करेंगे तब जाके हर एक जो एलिमेंट है उसको प्रॉपर प्रैक्टिकली करा पाएंगे, दे पाएंगे आप, है ना। तो मैं इसके लिए 2 डेज का वेबिनार भी करता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो आप में से कुछ नंबर मांग रहे हैं, आप ये स्कैन करके आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर आप मेरे से टच में रह सकते हैं ना। मेरी क्लिनिक का नंबर मेरी टीम ने चैट में दे भी दिया है। तो क्लिनिक नंबर फंक्शंस ओनली एट ऑफिस टाइम, डे टाइम। तो अनुज जी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप अगर टाइम के अनुसार आप अपनी सुविधा अनुसार यू कैन अलाउ पीपल टू आस्क और यू कैन क्लोज द वेबिनार व्हाटएवर इज सुटेबल फॉर यू। Sure, sir, sure. Thank you so much for giving this wonderful experience. It was lovely. I think body अभी उसको experience कर रही है, तो thank you so much. And I think the webinar is open for any Q&A. Next 5 minutes, if Dr. S. Ranjan, if you have time, we can give for Q&A. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो एंड इन द मीनवाइल हमने भी जो मेड लामा की कैंसर कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका लिंक हमने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। सो ये कम्युनिटी में अगर आप रहते हैं तो जो भी ऐसे वेबिनार्स हो रहे होते हैं टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसमें ये लिंक शेयर कर देते हैं एंड आप उसमें उसका पार्ट बन सकते हैं। सो I think Mahi ji wants to ask a question. जी Please, ma'am. yes, thank you so much for unmuting me and sir thank you so much जो सेशन आपने लिया it was amazing। और ये जो आप लोगों ने किया है ये मैं बता नहीं सकती मेरे लिए कितनी जरूरी थी, because now I'll be talking in English so that my mother doesn't understand what I'm saying. She's been diagnosed with cancer yesterday, only got the scanning report. So I was completely blank. I didn't know what to do and what not to do. So I want help to heal my mother because and it is too much in the stomach area, also in the lungs area it has been detected. अभी तक मैंने डॉक्टर से अपॉइंट मतलब मीटिंग करी नहीं है, but whatever report says, whatever I could understand is that
It's in the stomach and lungs, so I want to help her and heal her. तो You can join my course, है ना? आप बार कोड जो दिया है इससे आप स्कैन करके आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, है ना? फिर आप 6 मंथ का मेरा कोर्स है, उसको आप I don't, it is like too long. अभी immediately मतलब उनको हेल्प करने के लिए जो स्टार्ट करना है सेशंस द व्हिच तो वाज सेइंग वो इमीडिएटली ही स्टार्ट होगा ना, जो मैंने भी कराया है अल्फा रिलैक्सेशन। अभी आप उनको अल्फा रिलैक्सेशन आज कराइएगा दिन में 5 बार, है ना? फिर आप मुझसे बात कीजिए कोर्स का स्टार्ट करने के लिए, जिसमें डेली हम 1 आवर का प्रैक्टिकल होता है। 3 दिन मॉर्निंग में है और 3 दिन इवनिंग में है, और सब्जेक्ट के साथ, पेशेंट के साथ फैमिली मेंबर का भी जुड़ना ज़रूरी होता है। जी जी ताकि आप समझें, करें और कराएं। ये इंटेंसिव वर्क है ना? हमें अल्फा पे काम करना है, हमें डेल्टा पे काम करना है, हमें गामा पे काम करना है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हीलिंग होती है। जी जी बिकॉज द कंडीशन इज लाइक रियली वेरी वेरी बैड और हेल्थ इज आल्सो ड्रॉप्ड, एनर्जी पूरी ड्रॉप हो गई है, वेट लॉस हो गया है उनका काफी, और ये डिटेक्ट बहुत लेट हुआ है। वेट लॉस कब से हो रहा था? ये अभी जस्ट 2 मंथ्स में, एक्चुअली उनको 4 महीने से जो है मोशंस हो रहे थे, डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया, ब्लड टेस्ट कराया तो अल्सर कहा कि अल्सर है, तो आप खाने में सिर्फ जो परहेज करें और मेडिटेट करें, मन को शांत रखें, बस यही चल रहा था। फिर सडनली जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास हम गए, अब 2 हफ्ते पहले, दिवाली के 2 हफ्ते पहले, 2 हाँ ये 2 1 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि उनका सोनोग्राफी किया जाए, एंड दैट इज व्हेन लाइक नो देयर वाज a lump and then we had to go for the scan and all. तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए थोड़ा अजीब बात होगी, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दिस इज़ वन माइनर मेडिकल एरर कि बॉडी सिग्नल 4 महीने पहले से दे रही थी, लेकिन डिटेक्ट जो है हम अभी कर पाए। बिकॉज समझ ही नहीं पाए वो लोग। तो चलिए, जब जागो तब सवेरा, है ना? अभी हम बस यही है कि हील करना है उनको। ठीक है, आप जुड़िएगा और जी कर सकते हैं। जी, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपसे अगर कंसल्टेशन करना हो मुझे पर्सनली? चैट में मेरी टीम ने नंबर दिया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिए, या जो बार कोड है उसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीषा जी एक क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो मनीषा जी, एंड इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे सर। थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। डॉक्टर रंजन सर का तो इतना मैं धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो सपोर्ट मिला है। सर मैं सर्वाइवर हूँ और बहुत बड़े चैलेंज से सर की गाइडेंस में यहाँ तक पहुंच रही हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन है मेरा, आजकल रिब्स में जैसा मैंने आपको बताया था मेरा स्प्रेडेड है डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल सेल राउंड ट्यूमर। अब तो बहुत कुछ समझती जा रही हूँ धीरे धीरे। मेरे को यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है और मैं एसेंशन का भी कर रही हूँ, जैसे आपने अभी करवाया ना, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि कुछ निकलना चाह रहा है और अब मैं मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत हैवीनेस इरिटेशन हो रही है रिब्स में मेरी। देखिए, जो बात मैंने कही, पता नहीं आप कितने पकड़ पाए। वी नीड टू डू इमोशनल डिटॉक्स। जब तक इमोशनल डिटॉक्स नहीं होगा, है ना, 100% हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग नहीं होगी। तो इस हमें आप फिर से आप मुझसे मिलें आकर मेरी क्लिनिक पे, या ऑनलाइन भी हम मिल सकते हैं, और आपके जो इमोशनल डिटॉक्स के लिए जो हम काम करेंगे पहचान के ब्रेथवर्क से, मेडियन ईएफटी से, तब जाकर हीलिंग होगी, है ना? तो और डिटेल में बात करना पड़ेगा। आप मुझसे पर्सनली टच में आइए, कॉल कीजिएगा मुझे। ठीक है, आप तो थैंक यू पुराने सो मच। हैं, आप तो, आपके पास तो नंबर है मेरा जी। सेल्फ लव से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है, इतना इफेक्ट हुआ है सेल्फ लव से। आप मुझे जो स्ट्रिक्टली कहते थे स्ट्रांगली नहीं यही करना है, यही करना है सब, उसने सेल्फ लव ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं सेशन भी अब बार बार लेती रहती हूँ उस पे। थैंक यू सर, लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। I think sir, we are
क्वेश्चंस ले लिए हमने एंड टाइम भी हो गया है, सो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। रंजन जी, थैंक यू सो मच सर इस वेबिनार में आने के लिए एंड सब कम्युनिटी मेंबर्स को एंड सब पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को अवेयर कराने के लिए कि कैसे इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम ये मेडिटेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इस चीज़ को अगर कोई भी आगे लेके जाना चाहता है तो जैसे सर ने नंबर शेयर करा है तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं सर से डायरेक्ट क्लिनिक पे एंड आगे इस चीज को लेके जा सकते हैं। एंड कोई भी वेबिनार ऐसे वेबिनार्स होंगे तो उसके लिए भी हमने एक लिंक शेयर कर दिया है, वो लिंक से वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट ऐसे कोई भी और वेबिनार्स होंगे तो उसका हम लिंक शेयर कर देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सबका संडे को टाइम निकाल के इस वेबिनार में आने का। नहीं अनुज थैंक यू जी, सो थैंक यू आपको और डॉक्टर सर को, क्योंकि आप लोगों ने जो टाइम निकाला है और हमें हेल्प करने के लिए ये सेशन बनाया है। सीरियसली सीरियसली थैंक यू आप सबको। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर साहब से। जुड़िए, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो जी थैंक सर, यू और सर। मेरे मैंने लिए तो यूट्यूब पे आपकी वीडियो भी देखी थी सर। बहुत सारी वीडियो है, मैंने हाँ, बहुत सारी वीडियो। हाँ जी। देखेंगे। मेरे लिए तो जैसे ब्लेसिंग एकदम से आ गई ऊपर से, जब जरूरत थी एकदम टाइम पर ये सेशन आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.